हे, सुनिए। बैठ जाइए लोग, बैठ जाइए। बैठ गए? बैठ गए? बैठिए। ये सब कहाँ गई है? खाने गई है? अच्छा, आइए बैठिए सब लोग। हाँ, हाँ, बनाने के लिए तो ज्योग्राफी में दिए थे। बनाए हैं। लाइट खत्म हुआ हो? कल? 2 दिन और? कितना क्वेश्चन बाकी है? 36? 80? तब 2 दिन लगेगा। साउंड हो गया, इसके बाद लाइट हो रहा है। फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। चलिए, तो बोल रहे थे, क्या पता है? हाँ, करंट नहीं मिल रहा। हाँ, तो करंट ना। अच्छा। अच्छा ठीक है, सुनिए। सुनिए, बोल रहे थे। क्या मौसी? बोल रहे थे बाबू कि भारत के नदी, झील, झरना, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ा दिए थे ना? पढ़ा दिए थे ना? इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे ना? कुछ लोग क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ लोग क्वेश्चन नहीं बनाए, जिसको आज मारे भी हैं। तो हम बोल रहे थे, एक बार क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए ना। आए, बोलिए ना। क्वेश्चन बनाइए। नहीं नहीं नहीं, अरे सुनिए तो, पूरी बात बोलने दीजिए ना। हो सॉरी, आप लोग तो रोक देते हैं भी। तो एक बार जो है, सब लोग ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग बनाए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बनाए होंगे, हम जानते हैं। एक बार बनाइएगा ना तो थोड़ा मदद मिलता है हमको भी। ठीक है, एक बार बनाइएगा, थोड़ा मदद मिलता है हमको भी। समझे? क्वेश्चन डिस्कशन में। तो एक बार बनाइए ना क्वेश्चन। अभी न, घर पे। घर पे। तो एक बार घर पे बना लीजिए, और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे।
लेकिन अभी पढ़ेंगे ज्योग्राफी ही, परंतु ज्योग्राफी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या जो नहीं बना है मार खाए हैं ना आज? उसी लिए न मारे थे, उसी के लिए न मारे थे। तो एक बार बनाइए आप लोग, क्या बोलिए, हैं? बनाइए। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, अगला चैप्टर है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्या इस चैप्टर को हम लोग पढ़े? नहीं, मारेंगे दूल्हा पर मुंह लाल कर देंगे, नहीं। शुरू कर देते हैं। 2 दिन लेक्चर देंगे, 2 दिन में अगर 2 दिन एक एक घंटा, सवा सवा घंटा या डेढ़ डेढ़ घंटा करके अगर लेक्चर देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों चैप्टर का, फिर आप उस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, फिर दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ करवा देंगे। क्या बोलिए? जो होमवर्क देते हैं आप लोग करते नहीं है। ठीक है, कितना समझाते हैं आपको बताइए? ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगला चैप्टर का थ्योरी पढ़ा दे, फिर दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ कर लेंगे। क्या विचार? बोलिए, क्या विचार? बोलिए मौसी, बोलिए, बोलिए ना, आप ही लोग को बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव करके आइएगा ना। और सुनिए, आज और कल 2 दिन में भारत की जलवायु का लेक्चर खत्म हो जाएगा। परसों जब आप आइएगा ना, तो कॉपी में नदी झील झरना जलप्रपात वाला चैप्टर और जलवायु वाला दोनों का ऑब्जेक्टिव किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, जितना आपसे बनेगा आप उतना कर लीजिएगा। बोलिए ठीक है ना? पढ़ाए ना? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग का क्या विचार है? हाँ, ये सब का भी विचार वही है। सर बुक क्या करें? ओके, सुकृत कुमार, ओके। सर बिहार दरोगा का क्लास चला, हाँ 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 हाँ। मैक्सिमम लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो भी लिख रहे हैं, लेकिन नो की संख्या कम है। ठीक है, का है जो नो लिख रहे हैं, कारण बताइए। है क्या? नहीं नहीं, सब जैसा नहीं होता, मैक्सिमम लोग यस ही लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसमें भी जयचंद आ गया कमेंट। चलिए ठीक है, समझिए, समझिए, हेडिंग मारिए। ओह सॉरी, भारत की जलवायु समझते हैं। क्वेश्चन तो बन जाएगा भाई, तुम लोग को जो है ना, भारत की जलवायु, अगला चैप्टर है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया है, सुनिए, सुनिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। देखिए बाबू, समझिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, देखिए समझिए। जलवायु किसे कहते हैं जानते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, कोई बताइए। बोलिए कोई। चलिए सुनिए,
अब हम बोल रहे हैं, अब आप लोग को जो बोलना था बोल दिए, अब हम समझा रहे हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो दशा होती है उसे ही जलवायु कहते हैं। यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जलवायु, यानी अंग्रेजी में क्लाइमेट। जलवायु यानी अंग्रेजी में क्लाइमेट, अंग्रेजी में क्लाइमेट। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? अंग्रेजी में क्लाइमेट किसे कहते हैं? अंग्रेजी में क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट किसे कहते हैं? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, क्षेत्र में लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक जो मौसम की दशा होती है, जो मौसम की दशा होती है, मौसम की दशा होती है, उसे जलवायु कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की दशा होती है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु, जलवायु कहते हैं। अब यहां पर एक टर्म आता है मौसम, 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 मौसम। मौसम शब्द की अगर हम बात करें तो मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसीम से हुआ है। मौसम शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसीम से हुआ है। अरबी भाषा के मौसीम से हुआ है। अरबी भाषा के मौसीम से हुआ है। अरबी भाषा के मौसीम से हुआ है, मौसीम से। जिसका अर्थ क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? ऋतु, ऋतु। मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसीम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। देखिए, अब मौसम, मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं समझिएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, क्षेत्र में कुछ घंटा, कुछ घंटा, कुछ सप्ताह और कुछ दिन, और कुछ दिन किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ घंटा, कुछ सप्ताह और कुछ दिन के लिए जो वायुमंडलीय दशा होती है, वायुमंडलीय दशा होती है, वायुमंडलीय दशा होती है, दशा होती है, उसे मौसम कहते हैं। उसे मौसम कहते हैं, मौसम कहते हैं, उसे मौसम कहते हैं, मौसम, उसे मौसम कहते हैं, मौसम कहते हैं। देखिए, ये तो किताबी भाषा में हो गया। इसको एकदम सामान्य भाषा में समझते हैं।
एक गाना है हिंदी फिल्म का, आप लोग जानबे करते हैं। कौन सिनेमा का गाना है? जानवर का। अब जिस भी मूवी का हो पता नहीं किसका है? तलाश का। कोई तलाश बोल रहे हैं, कोई जानवर, कोई राजा हिंदुस्तान। तलाश मूवी का है। अच्छा ठीक है, जिस भी मूवी का है उसमें एक गाना है, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगी। यही ना है? सुनिए। अरे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यार। सुनिए। मौसम में क्या होता है जानते हैं? तुरंत बदलता है। तुरंत बदलता है। जैसे आज आप देखे होंगे, आज बहुत कड़ा धूप नहीं उगा है। नहीं ना उगा है। आज कुहासा छाया हुआ रहा है ना। आज कुहासा छाया हुआ रहा है ना। कल देखिएगा, कल धूप आएगा। हाँ। जैसे आप बरसात के मौसम में देखते होंगे, बहुत तेज गर्मी होता है, अचानक तेज हवा उठती है, बारिश होने लगता है। होता है कि नहीं होता? मौसम को समझना है तो थोड़ा गर्मी के ऋतु को देखिए और उस दिन को याद कीजिए जिस दिन दोपहर में 12 बजे कड़ाके की धूप, 3 बजे अचानक हवा उठा, 3:30 बजे जोर से बारिश होने लगा। ऐसा दिन कभी महसूस किए हैं? एकदम किए होंगे। धूप है, हवा उठा, बरसात हो गया। तो यही तो मौसम है। और मौसम है क्या? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोई भी घटना होता है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। किसी भी घटना के पीछे कारण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर घटना के पीछे कारण होता है। हर घटना के पीछे कारण होता है। हर घटना के पीछे कारण होता है। अब आपको, जैसे वर्षा हुआ, वर्षा क्यों हुआ? देखिए, वर्षा होने के कई कारण हैं। आपको अगर कोई वैसी हवा है जिसमें नमी है, बात समझिएगा, वैसी हवा है जिसमें नमी है, वो पर्वत पहाड़ से टकराती है, ऊपर उठती है, संघनित हो जाती है, बादल का निर्माण करती है और पानी के बूंद के तौर पर जो है पृथ्वी पर नीचे गिरती है। अब मान लिया जाए कि किसी हवा में नमी है, ये नहीं है। नमी, नमी यानी पानी का मात्रा का होना, पानी की मात्रा का होना। नमी यानी पानी की मात्रा का होना। अब मान लिया जाए कोई हवा हिंद महासागर में उत्पन्न हुई। हिंद महासागर एक जलीय भाग है। कोई हवा हिंद महासागर में उत्पन्न हुई और हिंद महासागर एक जलीय भाग है, और हवा हिंद महासागर से भारत में प्रवेश की। भारत में प्रवेश। कोई हवा हिंद महासागर में उत्पन्न हुई और भारत में प्रवेश की, और भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। हवा इधर से प्रवेश की, मतलब पश्चिमी तट से प्रवेश की, और वो हवा पश्चिमी घाट से टकराई, ऊपर उठ गई, संघनित हो गई। संघनित हो गई, बादल का निर्माण की। संघनित यानी इकट्ठा हो गई, बादल का निर्माण की।
और फिर बारिश हुआ। देखिए होता क्या है, आपको होता क्या है आपको, अब हवा, हवा, कभी आप किताब एनसीईआरटी बीटीबीसी सबका पढ़े हैं? कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसे किताब में फिगर भी दिया हुआ रहता है, कॉमन सेंस वाली बात है एक, इसमें कोई कंसेप्ट ना है। कंसेप्ट है ये, है तो छोड़िए उसमें, जो है आपको कॉमन सेंस वाली बात। अरे पंखा चला दो यार, गर्मी लगता है, पंखा क्या है बंद कर लो। तो मेरे क्लास में चला दिया कर, बिट्टू सर आजकल बहुत कुछ करते हो, डाइटिंग पे आजकल रहते हैं। अब बिट्टू सर का कोई जोड़ है? हमको तो मतलब ऐसा ऐसा बात वो बोलते हैं, हमको बोल रहे थे कि अब हम सर डाइटिंग पे रहते हैं। पहले जो है एक बार में 5 से 6 रोटी दिन में खा लेते थे, 5 से 6 रोटी रात में खाते थे। अब जो है दिन में 2 रोटी खाते हैं, रात में 2 रोटी खाते हैं। और फिर उसके बाद बोले हेल्थ इज वेल्थ। तो हम बहुत ज्यादा नहीं बोले, तो मतलब ये सब मेहरारू का असर है, ये ना। मेहरारू समझाती होगी, मेहरारू भी उसकी टीचरे थी, 8वां 9वां 10वां को पढ़ाती थी, वो समझाती होगी हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पढ़ाने में, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये बात बोल रहे थे कि जैसे दो पात्र है, दो बर्तन है, दोनों बर्तन एक दूसरे से कनेक्टेड है, दो बर्तन है, दोनों बर्तन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक में ज्यादा पानी है, एक में कम पानी है। तो जिधर ज्यादा पानी है, सुनिएगा, दो पात्र है, दो बर्तन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, एक में ज्यादा पानी है, एक में कम पानी है। तो ज्यादा वाला से कम में जाएगा पानी, हाँ या ना? बोलिए, जाएगा ना? जाएगा। और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में एक समान ना हो जाए। होता है ना? बोलिए, होता है ना? होता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, वैसे ही जानते हैं बाबू। जब वायु दाब में अंतर होता है तब हवा बहती है। जब, आप समझिएगा, जब वायु दाब में अंतर होता है, एयर प्रेशर बेल्ट में अंतर होता है, जब वायु दाब में अंतर होता है, जब वायु दाब में अंतर होता है, जब वायु दाब में अंतर होता है तब हवा बहती है। और हवा किधर से किधर बहती है पता है? हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहती है। जैसे जिस पात्र में ज्यादा पानी है, उस पात्र से पानी जिस पात्र में कम पानी है उधर जाती है, हाँ या ना? उसी प्रकार से हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। देखिए होता क्या है कि आपको गर्मी के मौसम में, बात समझिएगा, वर्षा आप देखते होंगे सामान्य तौर पर गर्मी के मौसम में होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस मौसम तक तो गर्मी ना रहता है। बोलिए, बोलिए, गर्मी के मौसम में होता क्या है? स्थल खंड, ये स्थल खंड है, ये जल खंड है, जल मंडल है, ये जल मंडल है। स्थल है, स्थल खंड, ये जल है, जल मंडल। गर्मी के मौसम में होता क्या है? स्थल मंडल में लो प्रेशर बेल्ट बनती है, लो प्रेशर बेल्ट बनती है।
और समुद्री भाग में हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, और फिर हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, और समुद्री हवा जब चलती है तो अपने साथ नमी लेकर चलती है, नमी, और फिर वह पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती है, संघनित होकर वर्षा कराती है, वर्षा कराती है। तो आप समझ पा रहे हैं वर्षा क्यों होता है? भाई आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। इंद्र देवता वर्षा कर, वाह, ठीक है, इंद्र वर्षा के देवता माने जाते थे वैदिक काल में, वो अलग चीज है। साइंटिफिक रीजन ये है, समझे ना, साइंटिफिक रीजन ये है। तो अब समझिए, कहां हाई प्रेशर बेल्ट होता है और कहां लो प्रेशर बेल्ट होता है, जानते हैं बाबू? जहां पर ठंडा हाई प्रेशर बेल्ट, जहां पर गर्मी लो प्रेशर बेल्ट, जहां पर ठंडा वहां हाई प्रेशर बेल्ट, जहां गर्मी वहां लो प्रेशर बेल्ट। ये चैप्टर पूरा समझने वाला है। एक भी लाइन अगर नहीं समझे, काम खत्म। और हमसे अगर जलवायु नहीं समझे, कोई नहीं समझा सकता आपको। एकदम तोड़ तोड़ के हम हर बात समझाते हैं, इसी वजह से बोल रहे हैं। और जलवायु का एक वीडियो जो है संस्थान के यूट्यूब चैनल पर भी है, एक बार आप लोग उसको भी देखिएगा। हम तो समझाने के लिए समझा ही दे रहे हैं, एक बार उसको भी देखिएगा, ठीक है ना? समझिए, देखिए होता क्या है, होता क्या है समझिएगा। देखिए, कोई स्थल खंड है, वहां पर सूरज की किरणें पड़ी, वह गर्म हुआ, और गर्म हवा जो होता है ना हल्का होता है। गर्म हवा हल्का होता है, ठंडी हवा भारी होती है। बात समझिएगा, गर्म हवा हल्का होता है, हल्का होता है, ठंडी हवा भारी होता है, ठंडी हवा भारी होता है, ठंडी हवा भारी होता है। गर्म हवा हल्का होता है, और हल्का आदमी भी देखेंगे, हल्का आदमी बड़ी चरफर रहेगा, इधर से उधर, उधर से इधर करते रहता है, करता है ना? अब मोटका आदमी एक जगह बैठ गया, बैठल है कुंभा जैसे, समझ रहे हैं? देखिए, इस सब इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको याद रह सके। एग्जांपल, बात समझ रहे हैं ना? मोटा आदमी एकदम जो भैंसा है, हाथी जैसा शरीर है, आप में से किसी का न है? नहीं नहीं नहीं, ना वो ठीक है। किसी का हाथी जैसा शरीर है, वो बैठ गया तो जल्दी उठने का नाम नहीं लेगा। कोई हल्का आदमी होता है, वो चरफर करेगा, इधर उधर करते रहता है। होता है हाँ या ना? वैसे भारी हवा एकदम दबा हुआ रहता है, तो वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, संघनित होकर के वर्षा कराती है। तो जैसे आप एक बात सुने होंगे, आप क्या सुने होंगे पता है बाबू? सब भारत का लगान दो, विश्व कहां गया? विश्व को गायबे कर दो। आप एक बात सुने होंगे कभी ना कभी,
विषुवत रेखा के आसपास सालों भर वर्षा होता, विषुवत रेखा के आसपास सालों भर वर्षा होता, क्या आपने कभी जीवन में सुना है? बोलिए, सुने हैं? जानते हैं विषुवत रेखा के आसपास जो है सालों भर वर्षा होता, वहां पर दोपहर के टाइम में सालों भर वर्षा होता है। दोपहर 2 से 5 के बीच में वर्षा हो जाएगा, रुक जाएगा, और शाम होते होते वर्षा खत्म। सालों भर वर्षा होता, सालों भर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कोई हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और यहां पर सालों भर वर्षा होता है। यहां पर सालों भर वर्षा क्यों होता है पता है? सालों भर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, सीधी चमकती है सालों भर। मतलब यहां पर सालों भर गर्मी रहता है। आप देखिए, आप भी मत सोचिएगा कि आप भारत में हर मौसम का मजा ले लेते हैं, गर्मियों का, बरसातों का, ठंडों का। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि भारत में आप पैदा हुए हैं महाराज। बहुत ऐसा देश है जहां सालों भर गर्मी है, जहां सालों भर ठंडे है। जाइए ना ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, इधर आइए ना आप, इधर आइए ना आप। सालों भर ठंडे ठंडा। यहां आइए ना विषुवत रेखा के आसपास, सालों भर गर्मी गर्मी, सालों भर गर्मी गर्मी। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म ले लिए हैं, कि सब मौसम का मजा आप लोग ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर सालों भर गर्मी होता है, सालों भर सूरज की किरणें सीधी चमकती है, सूरज की किरणें सीधी चमकती है, गर्मी अधिक होता है। यहां पर गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाती है, संघनित होकर के विषुवत रेखा के आसपास सालों भर वर्षा कराती है, विषुवत रेखा पर सालों भर वर्षा कराती है। तो, तो अब आप समझिएगा बाबू, जैसे मान लिया जाए विषुवत रेखा के आसपास लंबे समय तक गर्म मौसम ही है, गर्म मौसम ही है, तो यहां की जलवायु कैसी? उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, उष्ण यानी गर्म जलवायु। अब ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा ठंडे मौसम है, तो वहां की जलवायु कैसी? शीत जलवायु। कैसी जलवायु? शीत। कैसी जलवायु? शीत जलवायु, शीत जलवायु। हम आपको क्या समझाए थे? अभी तुरंत ना बताए हैं कि यहीं पे बताए थे जी। क्या बताए? देखिए यहां पर जलवायु किसे कहते हैं? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की दशा होती है उसी को क्या कहते हैं? अब विषुवत रेखीय क्षेत्र में सालों भर गर्मी है, तो कैसी जलवायु कहिए? बोलिए। उष्ण जलवायु। क्या कहिएगा? ध्रुवीय क्षेत्र में सालों भर ठंडे है, कैसी जलवायु? बोलिए, बोलिए, कैसी जलवायु कहिए? शीत जलवायु ना, शीत जलवायु कहिएगा। फिर इसके बाद मौसम, एग्जांपल दिए थे, मौसम तुरंत बदल जाता है। देखिए ना, कुछ दिन पहले बरसात हो रहा था, बोलिए, गर्मी था, अभी बताइए ठंडा आया, फिर मार्च में गर्मी आ जाएगा, बोलिए, फिर जुलाई, जून जुलाई में बरसात आएगा, बोलिए। तो ई क्या है? अरे अभी दिसंबर है, दिसंबर, अभी दिसंबर में ठंडी है, मार्च में गर्मी आ जाएगा, जून जुलाई में बरसात होगा, ई क्या है?
मौसम। ये क्या है? क्या है? मौसम। मौसम है। तो मौसम और जलवायु क्या है, आप समझ पाए हैं? हैं? नहीं भी समझे हैं तो एगो बात ऐसे समझना चाहिए। अब क्या एग्जाम्पल दे बताइए? गाना भी एग्जाम्पल दे दिए। हमको लगता है समझ गए हो। समझ गए ना? अब समझिए। अब एक सवाल उठता है कि भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? देखिए बाबू, भारत की जलवायु की अगर हम लोग बात करें तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। एक तो सीधे प्रश्न पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम का PYQ पलट करके देख लीजिएगा, वहां पर जो है, वहां पर जो है, आप किसी भी एग्जाम का प्रश्न जो है देख लीजिएगा, वहां पर जो है ये प्रश्न पूछा हुआ मिल जाएगा, भारत की जलवायु कैसी। तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मान। समझ गए? अब देखिएगा आप, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। अब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी, मानसूनी समझिए। देखिए बाबू, पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पूरे पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पूरे पृथ्वी को जो है 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। तीन। पूरे पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पूरे पृथ्वी को जो है 3 ताप कटिबंध में बांटा गया। 3 ताप कटिबंध, 3 ताप कटिबंध। पूरे पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया। 3 ताप कटिबंध। उष्ण कटिबंध, कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। पूरे पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। देखिए बाबू, उष्ण कटिबंध जहां पर गर्मी होता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जहां पर ठंडा होता है उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। जहां पर बराबर मात्रा में गर्मी और ठंडा दोनों हो, जहां पर बराबर मात्रा में गर्मी और ठंडा दोनों हो। देखिए ना, नामे में तो है सम, बराबर, शीत, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। समशीतोष्ण शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस शीत प्लस उष्ण। सम प्लस शीत प्लस उष्ण। सम, सम का मतलब बराबर। शीत, शीत का मतलब ठंडा। उष्ण, उष्ण का मतलब गर्म। उष्ण का मतलब गर्म, गर्म, गर्म। जहां पर ठंडा और गर्मी दोनों बराबर मात्रा में हो। अब एक बात सुनिए हीरो सब, सुनिए सुनिए। हम सभी लोग मानव हैं, मानव है ना? हम सब लोग मानव हैं। क्या आप ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं? बोलिए। जब टेम्परेचर 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री हो जाता है, कैसा महसूस करते हैं? याद कीजिए अप्रैल मई का महीना, और दोपहरिया में 12 बजे रोड पर निकलिए, बाप बाप करने लगिएगा। समझ रहे हैं ना? उसके बाद
याद कीजिए 10-12 जनवरी का दिन, और एकदम शर्ट पहन के निकलिए रोड पर। ठंडा, मेन ठंडा तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी बात खत्म। 15 दिसंबर से 15 जनवरी मेन ठंडा यही रहता है। तो मतलब मानव ना तो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है, मानव ना तो ज्यादा ठंडा बर्दाश्त करता है। मानव के लिए ना उष्ण कटिबंध बढ़िया है, मानव के लिए ना शीत कटिबंध बढ़िया है। मानव के लिए सबसे बेहतर है समशीतोष्ण कटिबंध। तो एक प्रश्न बाबू आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है जानते हैं? मानव के निवास के लिए सबसे उपयुक्त कटिबंध है। आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण कटिबंध। आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ना। मानव के लिए, मानव जीवन के लिए, मानव प्राणी के लिए सबसे उपयुक्त कटिबंध आए समशीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए बाबू, समझिएगा, देखिए उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जानते हैं बाबू? उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को दोनों गोलार्ध में उष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन उससे पहले इसको और आप बढ़िया से समझ पाइएगा। 1 मिनट हीरो सब, 1 मिनट इस पे आइए, इस पे आइए, देखिए, ध्यान दीजिए। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को टोटल कुल 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है। पृथ्वी को कुल 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है। और पृथ्वी को जो कुल 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है, उसमें 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। और उसमें जो 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। फिर एक है बाबू आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर एक है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, फिर एक है, और जान लीजिए, ठीक है, 5 के बदला 7 लिख ना दीजिए, 7 गो महत्वपूर्ण है, ठीक है, 7 गो है, ठीक, कोई दिक्कत ना है। कुछ किताब पढ़िएगा 5 देता है, यही 5 का जिक्र करता है, लेकिन हम समझाने के लिए जो है 7 कर रहे। ये क्वेश्चन कभी जीवन में नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा, टापू चक्कर में नहीं रहिएगा। 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पूछेगा, क्या मारेंगे? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो तो भूगोल बेटा, भूगोल को पढ़ाने वाले लोग कोई 5 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 12 कहता है। तो हम समझाने के लिए हम 7 मान रहे हैं। अगर पूछेगा तो ही पूछेगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 179। लेकिन ऑप्शन में अगर 179 ना रहे तब 180 के साथ जाना है। अगर ऑप्शन में 179 ना रहे तब 180 के साथ जाना। तब किसके साथ जाना है? 180। किसके साथ जाना है? 180। बात समझे? आइए हीरालाल साहब, आइए इधर आइए। फिर एक और मान लीजिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक और मान लीजिए 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। हो गया, इतना मान करके चलिए। अब सुनिए हीरो सब, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है।
और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पृथ्वी के केंद्र तथा बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। इसके ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। फिर उत्तरी गोलार्ध में एगो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। फिर उत्तरी गोलार्ध में एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। अब बाबू आपको 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे आइएगा ये सब जानते हैं। भूगोल का विशेषज्ञ सब मान लिया है, सब माना है। ये मैथ वाला है, माना की संख्या है, समझे? ये भूगोल वेता सब मान लिया है, भूगोल का विशेषज्ञ लिख दिया है, हम लोग पढ़ाते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी गोलार्ध कोई नहीं जानता है, किताब में जो है वो हम लोग पढ़ाते हैं, हम रिसर्चर थोड़े हैं। हाँ काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक है, समझे? तो समझिएगा अब आप 0 डिग्री के नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा। फिर नीचे आइएगा तो एक 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। फिर और नीचे आइएगा तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। जो महत्वपूर्ण 7 गो अक्षांश रेखा बताए थे बाबू सोना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये यहां पर हम बता दिए कहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी है, कहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी है। क्या आप इस मानचित्र को देख पा रहे हैं? बोलिए। पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, क्या कहते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्लियर। कौन अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट? 0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और क्लियर ना? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी, 90 डिग्री दक्षिणी है। अब सुनिए, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं।
और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। क्लियर? तो बताइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ठीक है, अंग्रेजी में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, कर्क रेखा ना। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा ना। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आकर्टिक रेखा ना। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। बात समझे? क्लियर है? अब यहां आइए, एगो चीज बताए हैं यहां पर, और यहां आइए बाबू, उष्ण कटिबंध। अब यहां पर समझिए, उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर समशीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समझिएगा, यहां पर उत्तरी दक्षिणी लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसी प्रकार दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। तो दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण उष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को समशीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। अब समझिए, यहां पर मानचित्र पर आइए। तो अब देखिए बाबू लोग, 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी कौन कटिबंध? बोलिए, इपिल का उष्ण कटिबंध ना। अब दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5, ये वाला एरिया क्या, ये वाला एरिया क्या होगा? दोनों गोलार्ध में ना। बोलिए, दोनों गोलार्ध में ना। इसके बाद दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90, 66.5 से 90, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शीत कटिबंध ना। समझ में आया? बोलिए, ये बात समझ में आ गया? अब एक चीज आप याद कीजिए, भारत। एक चीज आप याद कीजिए, भारत। अब यहां पर याद क्या कीजिए जानते हैं बाबू? है, ये सब बात समझ में आया जी? पक्का? अगर ये सब चीज समझ में आ गया है तो एगो चीज बाबू आप याद कीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार याद है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार।
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यही ना भारत का अक्षांशीय विस्तार है। बोलिए। तो एक बात बताइए, भारत, भारत देखिएगा, भारत, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये पिंक कलर उष्ण कटिबंध। देखिए मानचित्र पर देखिए, ये पिंक कलर 23.5 से 23.5 दक्षिणी, 23.5 उत्तरी, 23.5 दक्षिणी, ये क्या उष्ण कटिबंध है? बोलिए। और भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बोलिए। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के जब हम नीचे आते हैं तो ये उष्ण कटिबंध है या ना? कर्क रेखा के नीचे दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत तो उष्ण कटिबंध में है। बोलिए, है ना? इसके बाद कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर ये कौन कटिबंध? समशीतोष्ण कटिबंध ना। तो भारत समशीतोष्ण कटिबंध में भी है, हां या ना? बोलिए। भारत का विस्तार क्या सिर्फ उष्ण कटिबंध में है? भारत का विस्तार क्या सिर्फ समशीतोष्ण कटिबंध है? भारत का विस्तार दोनों में ना है। भारत का विस्तार उष्ण कटिबंध में भी है और भारत का विस्तार समशीतोष्ण कटिबंध में भी है, हां या ना? बोलिए, है ना? तो भारत उष्ण कटिबंध में है, इसी वजह से भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानी जाती। भारत उष्ण कटिबंध में है, इसी वजह से भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानी जाती। अब सुनिए, लेकिन क्या भारत की जलवायु सिर्फ उष्ण कटिबंधीय? नहीं, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। हम आपको क्या बताएं, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, क्या आप ये बात समझ पाए हैं? बोलिए, समझे हैं ये बात? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, ये बात समझ गए हैं आप? अब मानसूनी है कैसी, देखिए बाप, समझिएगा। एक बात बताइए, कभी आप अपने गांव समाज में आसपास के लोगों से सुने हैं पूर्वा हवा बह रहा है, पछिया बह रहा है? सुने हैं? कभी सुनते होंगे पूर्वा बह रहा है, कभी सुनते होंगे पछिया बह रहा है। नहीं सुने? दोनों सुनते होंगे आप। तो समझिएगा अब आप, हवा, हवा ऐसा नहीं कि हवा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, नहीं। कभी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, कभी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। कभी पूर्व की ओर हवा बहती है, कभी पश्चिम की ओर हवा बहती है। जानते हैं बाबू, मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, पवन, पवन कई प्रकार के होते हैं, पवन बताएंगे हम। यहां पर मानसूनी पवन आप समझिए, मानसूनी पवन समझ लीजिए। फिर जो है मानसून, भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है, ये भी बात आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, मानसूनी पवन उस पवन को कहा जाता है, को कहा जाता है, कहा जाता है जो ऋतु परिवर्तन होने से, ऋतु परिवर्तन होने से, ऋतु परिवर्तन होने से, होने से
से अपने मार्ग में, अपने मार्ग में, अपने मार्ग में, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेता है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेता है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेता है। मानसूनी पवन उस पवन को कहते हैं जो ऋतु परिवर्तन होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेता है। ऋतु यानी मौसम बदला, मौसम गर्मी से ठंडा हुआ, गर्मी से ठंडा हुआ, गर्मी में पूर्वा बह रहा है तो ठंडा में पछिया बहने लगेगा। ऐसा होता है भारत में। हम समझा रहे हैं, अभी मानचित्र पर समझाएंगे। तो प्रथम दृश्य समझिएगा बाबू। मानसूनी पवन उस पवन को कहते हैं जो पवन, मानसूनी पवन उस पवन को कहते हैं, मानसूनी पवन उस पवन को कहते हैं जो पवन, जो पवन ऋतु परिवर्तन होने पर अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, उसी को मानसूनी पवन कहते हैं। और भारत में ऐसा होता है। गर्मी में अगर पवन, गर्मी में अगर पूर्वा बहता है तो ठंडा में पछिया, ठंडा में पछिया बहता है। तो समझिए, समझिएगा गौर से। लास्ट एक बार फिर से इस चीज को बोल रहे हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्मी में पवन की जो दिशा होती है, मौसम परिवर्तन होते, ठंड आते, पवन अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, पवन अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। यही रीजन है कि भारत की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु भी कहते। समझे या नहीं समझे? समझे तब पर भी ठीक है, नहीं समझे तब पर भी समझिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब मानचित्र पर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब एक एग्जांपल मानचित्र पर दे रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझ। देखिए बाबू, देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये जो है भारत है, भारत। सबसे पहले यहां पर दिशा जानते हैं। दिशा पहला चैप्टर में भी हम आपको बताए हैं। देखिए ज्योग्राफी में जगह जगह जितना मैप का जरूरत है हम उतना बता दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मैप कोई विषय नहीं है, मैप कोई विषय नहीं है। जहां पे जरूरत मैप का पड़े वहां पर मैप दिखा दीजिए, बस हो गया। मैप वही है, मैप कोई विषय नहीं है। लेकिन मैप भी एक विषय हो गया है। समझ गए? तो हम भी सोच रहे हैं मैप का बेच। समझे? मैप में एकदम, सुनिए, विषय को भी विषय नहीं है तैयो विषय बन गया है। समझे? तो सुनिए, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पूरब है, पश्चिम है, पश्चिम है। देखिए बाबू, अब मान लिया जाए कि इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, ये बीच में आ जाइएगा तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम होगा। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम होगा। अब इधर उत्तर है, इधर पूरब है। अब ये बीच में आइएगा तो क्या होगा? उत्तर पूरब। अब इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है। ये बीच में आइएगा तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम होगा। दिशा समझे? समझ गए ना? अब सुनिए, जानते हैं बाबू, आपको स्थलीय भाग,
स्थलीय भाग मतलब ई, स्थलीय भाग। स्थलीय भाग जो होता है तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा होता है। स्थलीय भाग तुरंत गर्म होगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग है ना जी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये नीचे हिंद महासागर है, ये जलीय भाग। जलीय भाग में क्या होता है बाबू जानते हैं? जलीय भाग देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, देर से ठंडा होता है। इसी वजह से अगर आपके गांव में नदी होगा तो आप कभी नदी में किसी भी मौसम में नहाने जाइएगा। जैसे मान लिया जाए, सुनिए, गर्मी के मौसम में जाइएगा, ज्यादा एहसास होगा। सुनिए बता रहे हैं, या पटना गंगे नदी के तट पर है, गंगे नदी चल जाइएगा। सुनिए, गर्मी के मौसम में रात के 10 बजे गंगा नदी में नहाने जाइएगा, देखिएगा पानी गर्मे रहेगा, पानी गर्म रहेगा पक्का, एकदम रहता है। और फिर गर्मी के मौसम में सुबह के 10 बजे गंगा नदी में जाइएगा नहाने के लिए, धूप उग गया है तैयो पानी ठंडे रहेगा, ठंडा ही रहेगा। क्योंकि जल जो होता है, समुद्री भाग जो होता है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है और देर से। लेकिन स्थलीय भाग तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा होता है। तो अब बाबू आप देखिएगा कि गर्मी के मौसम में ये स्थलीय भाग है। गर्मी के मौसम में मतलब अप्रैल मई जून जुलाई के माह को देखिए, कितना कड़ाके की गर्मी होती है। बोलिए, होती है कि नहीं होती? अब गर्मी खूब होता है, धूप खूब होता है, तो ये स्थलीय भाग में एकदम सूरज की किरणें पड़ती है, यहाँ पर गर्मी अधिक होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन समुद्री भाग देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। इधर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इधर क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट। और हवा हमेशा किधर से किधर चलती? हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो जून के माह में हिंद महासागर से, जून के माह में हिंद महासागर से एक पवन, बात समझिएगा, जून के माह में हिंद महासागर से एक पवन भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से, इस एरिया से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार से भारत में प्रवेश करती है, और यह पवन भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से प्रवेश करती है, जिस वजह से इस पवन को दक्षिणी पश्चिमी पवन भी कहा जाता है, जिस वजह से इस पवन को दक्षिणी पश्चिमी पवन भी कहा जाता है। ये पवन भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से बहती है। अब ये पवन भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से इस प्रकार से बहती है, ये डायरेक्शन कौन है? उत्तर, यानी दक्षिणी पश्चिमी पवन दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तर पूरब की ओर बहती, बोलिए, समझ रहे हैं ना? एकदम ध्यान से। दक्षिणी पश्चिमी पवन दक्षिणी पश्चिमी भाग से किधर बहती है? बोलिए, उत्तर पूरब की ओर बहती है। और जानते हैं बाप, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, है?
बोलिए, भारत के उत्तर में कौन पर्वत है? कौन पर्वत है? आप जानते हैं बाबू, हिमालय पर्वत इसको रोकती है, और फिर ये पवन, दक्षिणी पश्चिमी पवन जो दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूरब की ओर बहती, हिमालय पर्वत उसको रोकती है, और ये पवन ऊपर उठती है, संघनित होती है, और पूरे भारत में वर्षा कराती है। पूरे भारत में वर्षा कराती है दक्षिणी पश्चिमी पवन। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। 100% में लगभग 74% या लगभग 80% भी कह सकते हैं। 100% में लगभग 74% के आसपास वर्षा पूरे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। होता है। तो यहां पर अब एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है जानते हैं बाबू? प्रश्न ये बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन पवन से होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। समझे? एक प्रश्न बनता है, फिर से प्रश्न सुनिए और उत्तर सुनिए। एक प्रश्न बनता है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन पवन से होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। एक बार फिर से जवाब दीजिए। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसूनी पवन से होता है? आए, दक्षिणी पश्चिमी, याद हुआ? दूसरा प्रश्न बनता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। समझे? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर है? किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर। बोलिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर। याद रखिएगा ना। और एक बात हम बोले हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है। कौन ऋतु में होती है? बोलिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कौन ऋतु में होती है? और इसी वजह से इसको ग्रीष्मकालीन पवन भी कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिस वजह से इसे ग्रीष्मकालीन पवन भी कहते हैं। और एक बात और पूछता है प्रश्न, दीजिए फटा दीजिए, तो हो फटा दीजिए। इलाज जरूरी है। इलाज बीच बीच में रहना एकदम। आइए 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 आइए, कौन भतार से बात कर रहे थे? आइए 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 ना, आइए इधर, मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए, इधर 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 आएगा। हम उतर गए तो बहुत मार मारेंगे, पीठ पर तेतार देंगे। मोबाइल दो। अब तुम्हारा मोबाइल पूरे एग्जाम के लिए जब्त। अरे हमको कोई मतलब नहीं, रूम पार्टनर क्या है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। पढ़ने ना आया है रे, पढ़ने आया है ना? है? हम समझा रहे हैं, ये नौटंकी बच्चा। तो भागो यहाँ से, भाग। बोले हैं कि पूरा समझने वाला चैप्टर है, मतलब दिमागी ने, भगवान दिमाग नहीं दिया है। हम पागल हैं इतना आसान से हर हर चीज। 0 डिग्री को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। हम पागल है। आइएगा, सुनिएगा। एक प्रश्न और पूछता है। प्रश्न ये पूछता है, गोला फेंकता है, जाकर के गर्म पानी से सेकना है। समझ गया ना? गर्म पानी से सेकना, अभी तुरंत जाकर के तुम गर्म पानी से सेकेगा। समझा?
उसके बाद जो है नमक को गर्म करके जो है अति बना करके उसको सेकना है, समझा ना। पोटली बना लेना एगो, उसमें नमक दे देना और बालू दे देना, सेकना उससे, समझा। सुनिए, एक प्रश्न और पूछता है यहां से। देखिए, जो भी हम बोलते हैं ये प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न पूछा हुआ है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कौन ऋतु में होती है। इसका आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु। क्या होगा उत्तर? क्या होगा उत्तर? ग्रीष्म ऋतु। और एक बात जानिए बाबू, जानते हैं, अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता ना, तो ये पवन सीधे आगे बढ़ जाती और फिर भारत में वर्षा नहीं होता, फिर भारत मरुस्थल में तब्दील हो जाता, फिर भारत मरुस्थल में तब्दील हो जाता। जो स्थिति आज आप भारत में देख रहे हैं, वैसी स्थिति आप भारत में नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाते, नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, भारत के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है, जलवायु विभाजक के तौर पर काम करता है। हिमालय पर्वत भारत के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है, सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है, जलवायु विभाजक के तौर पर काम करता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, भारत की जैसी जलवायु है वैसी जलवायु नहीं होती। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो आज आप जो पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, वो आप नहीं पढ़ते, बल्कि आप ये पढ़ते उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी प्रकार की है, ये आप नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो। अब देखिएगा बाबू आप कि आपको अगर देखा जाए तो यह पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु होता है, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु होता है। ऐसे अब वर्षा ऋतु में तो गर्मी ही होता है, वर्षा ऋतु में गर्मी होता है, हाँ या ना? होता है। तो मुख्य तौर पर ऋतु परिवर्तन जब शीत ऋतु आरंभ होता है तब ऋतु परिवर्तन होता है, जब शीत ऋतु आरंभ होता है तब ऋतु परिवर्तन होता है, तब ऋतु परिवर्तन हुआ हम लोग मानते हैं। अब होता क्या है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में अब होता क्या है शीत ऋतु में, समझिएगा। शीत ऋतु, शीत ऋतु आया यानी मौसम परिवर्तन हुआ। जब मौसम परिवर्तन होता है तो यही पवन हिमालय से टकराने के बाद भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहते हैं। ये जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है, इसे हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहते हैं। इसे हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहते हैं, 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 कहते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको क्या बोले थे भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, क्यों? और मानसूनी पवन का हम आपको परिभाषा बोले थे।
क्या बोले थे मानसूनी पवन का परिभाषा? वैसी पवन जो ऋतु परिवर्तन होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती, उसे ही ना मानसूनी पवन का। तो भारत में देखिए ना, ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, ऋतु परिवर्तन होता है, शीत ऋतु आता है, वही पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। यही तो रीजन है कि भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु भी कहा जाता। समझ में आया? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। आ गया ना? अब देखिएगा बाबू, अब आगे समझिएगा। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहते हैं, या शीत ऋतु में चलती है, जिस वजह से इसे शीत पवन भी आप कह सकते हैं। और इसका दिशा आप देख ही रहे हैं, इसका दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है बाबू। अब ये जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है या लौटता हुआ मानसूनी पवन है, इसकी उत्पत्ति हिमालयी क्षेत्र से होती है, हिमालयी क्षेत्र से, हिमालयी क्षेत्र से होती है, हिमालयी क्षेत्र से होती है, हिमालयी क्षेत्र से होती है। अब हिंद महासागर सुनिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। हिंद महासागर एक जलीय इलाका है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की, अरे बाप, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति, बात समझिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। हिंद महासागर जलीय भाग है, तो हिंद महासागर से जो पवन की उत्पत्ति होगी, जलीय भाग से जो पवन की उत्पत्ति होगी, उसमें नमी यानी पानी की मात्रा होगी या नहीं हो? एकदम होगी, एकदम होगी, और होती है। यही तो रीजन है, और होती है। यही तो रीजन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से वर्षा होता है, लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिमालयी क्षेत्र से होती है, तो इसमें, इस पवन में नमी होता ही नहीं, तो ये वर्षा कहां से करवाएगा बताइए? नहीं ना करवाएगा, नहीं करवाएगा। लेकिन, लेकिन यहां समझिएगा, लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, और जब उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, वह शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है, वह शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है, और वह तमिलनाडु के तट पर जाकर टकराती है। और तमिलनाडु में भी पहाड़ सब है न हो, पालनी की पहाड़ी, सेबड़ाई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ये सब तमिलनाडु में है। बताइए, है ना? तो ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की जो शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, वह बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है, और तमिलनाडु के तट पर यह वर्षा कराती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है, और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और वहां से नमी प्राप्त करती है, वही शाखा तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। और आप याद कीजिए, उत्तरी पूर्वी पवन या लौटता हुआ पवन कब चलती है, इसकी उत्पत्ति कब होती है? शीत ऋतु में। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन की उत्पत्ति कब होती है? शीत ऋतु में। कब होती है? इसकी उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है। तो ये पवन जो है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। शीत ऋतु में, अभी अभी के मौसम में जो है तमिलनाडु के तट पर ये पवन वर्षा कराएगी, तमिलनाडु के तट पर ये पवन वर्षा कराएगी। आपके एग्जाम, आपके बिहार दरोगा एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तमिलनाडु के तट पर वर्षा शीत ऋतु में किससे होता है? आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ। आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ। आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ। बात समझिए, बोलिए, आया ना? समझ गए ना? अब आपको बात समझिएगा। जानते हैं तमिलनाडु में जो मानसून का काल होता है, मतलब जो वर्षा का काल होता है, अगर आप भारत की बात करेंगे, सामान्य तौर पर भारत की बात करेंगे, सामान्य तौर पर भारत में जो मानसून का काल होता है जुलाई से सितंबर। बात समझिएगा, सुनिएगा ये लाइन। मानसून काल यानी वर्षा काल। मानसून काल, मानसून काल का मतलब क्या? वर्षा काल। मानसून काल, मानसून काल का मतलब क्या? वर्षा काल। मानसून काल, मानसून काल का मतलब क्या? वर्षा काल, वर्षा काल। सामान्य तौर पर भारत में जो वर्षा ऋतु होता है यानी मानसून काल होता है जून से सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर। लेकिन पता है बाबू, तमिलनाडु में जो मानसून काल होता है, वर्षा ऋतु होता है, वो नवंबर दिसंबर में होता है। तमिलनाडु में जो वर्षा होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है। तमिलनाडु में मानसून काल नवंबर दिसंबर में होता है। पूछा गया ये प्रश्न है। और जानते हैं बाबू, ठंडों के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होता है। इसी वजह से तमिलनाडु में ठंडों के मौसम में धान का खेती होता है। और तमिलनाडु में जानते हैं सालों भर धान का खेती होता है, सालों भर। आप जैसा बिहार में, उत्तर प्रदेश में देखते हैं वैसा तमिलनाडु में ना है, बंगाल में ना है। आप तमिलनाडु बंगाल जाइएगा, सालों भर धान का खेती होता है। तमिलनाडु और बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये दोनों ऐसे भारतीय राज्य है जहां पर सालों भर चावल का खेती होता है। तब ना पश्चिम बंगाल में माछ भात। तमिलनाडु का क्या प्रसिद्ध है? माछ भात। माछ भात, माछ भात, भात यानी चावल यानी धान, राइस, फ्राइड राइस, बासमती राइस। चलिए सुनिए, तो समझ में आया इतना? अब एक एक करके रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, याद करते हैं, ठीक है ना? तो आगे आइए। हीरो साहब, इधरे से जो पढ़ लिए हैं पीछे से ही याद करते हैं, क्या विचार? बोलिए। तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा कौन मानसूनी पवन से होता है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ मानसून। क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कौन ऋतु में होती है? शीत ऋतु में ना। अगली बात, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर? उत्तर पूरब से दक्षिण। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर? उत्तर पूरब से दक्षिण। क्लियर? कौन कौन ऐसा भारतीय राज्य है जहां पर सालों भर चावल का खेती है? पश्चिम बंगाल और, अच्छा, भारत में सामान्य तौर पर मानसूनी काल होता है जून से सितंबर, लेकिन तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर ना। तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर ना। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कौन ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में ना। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कौन महासागर में होती है? हिंद महासागर में ना। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसूनी पवन से? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ना। अब अगली बात, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी ना। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। पूरे पृथ्वी को कितना ताप कटिबंध में बन? 3 ना। कौन कौन?
उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। मानव के लिए सबसे उपयुक्त कटिबंध समशीतोष्ण कटिबंध। मानव के लिए सबसे उपयुक्त कटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या पूरे पृथ्वी को दो भाग में कौन बांटती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कर? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिका रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आया? याद हो न गया? चलिए, तो इतना रहने दीजिए। और भी कुछ कुछ समझाना है जलवायु में। कल जलवायु खत्म कर देंगे। कल जलवायु खत्म कर देंगे। सोमवार है, मंगलवार को जलवायु खत्म हो, फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र 3 दिन जो है इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। है रुकिए, कहां होमवर्क सब मिला? नहीं नहीं, होमवर्क तो मिला हुआ था। कल टेस्ट है आपका। कल क्या है? टेस्ट ना है। ठीक है, मोबाइल काहे देंगे? कसम खो। अरे बोलो ना यार, कसम खो पहले बोलो। बोलो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, बोलो बोलो। जब तक क्लास में पढ़ाई होगा, क्लास में पढ़ाई होगा, तब तक मोबाइल को साइलेंट रखेंगे। तब तक मोबाइल को साइलेंट रखेंगे। बोलिए। और किसी से बात नहीं करेंगे। और किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं तो नहीं तो नहीं तो अगली बार मोबाइल लेकर रोशन आनंद चूड़ देंगे। अगली बार पकड़ाया तो चूड़ दें। क्या है यार, क्लास में कहना आप थक गए। आप कल पूछ लीजिएगा क्लास में। अगली बार पकड़ाया तो चूड़ देंगे हम, जान लो तुम बात है। नहीं, उससे क्या मतलब है? क्लास में तुम मारेंगे। तुम बदमाश है, तुम्हारे नाक पर देखो क्या है। बदमाश सही है तुम। पढ़ता अच्छा है? अच्छा ठीक है, इसी वजह 3 फट्टा लगा, नहीं तो 10 लगता। मूड इतना गर्म